हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये अगला पोर्शन है और ये है गॉस लॉ। गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इस लॉ को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम लोग। पहले हिस्से में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ का यूज़ करके ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह पढ़ा था। और वहाँ पे अलग अलग केसेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन वगैरह किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, इस सब चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था। अब कुछ ऐसी जगहें होती हैं, ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उन जगहों पे अगर हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करें, इस लॉ का, तो हम लोग आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इस लॉ का भी इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। अब इस लॉ को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और उस डेफिनेशन को सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज। जो सबसे पहला डेफिनेशन है, जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, छोटे छोटे टर्म्स हैं ये, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए हैं उधर भी, पिछले पोर्शंस के अंदर में। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि होता क्या है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है, जैसे देखो, अगर कोई एक्सटेंडेड चार्ज हुई है, एक लाइन है, और इस लाइन पे इस तरीक़ा से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इस तरीक़ा से इस लाइन का टोटल लेंथ अगर हम एल अज्यूम कर लें कि इस लाइन का टोटल लेंथ एल है, और इस पे टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू और टोटल लेंथ एल है, तो ऐसे जगह पे जहाँ पे लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली, वहाँ पे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। अब इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लैम्डा को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? चार्ज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब यहाँ पे अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q, और लेंथ कितना है, L। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, Q/L। अब अगर इसके यूनिट का बात किया जाए तो यूनिट जो इसका हो जाएगा, आप सिंपल लिख सकते हो, चार्ज का कूलम लेंथ का मीटर, तो इसका कूलम पर मीटर यूनिट हो जाता है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे एक दूसरा डेफिनेशन भी आता है, और ये जो सेकेंड डेफिनेशन है, वो सेकेंड डेफिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस सरफेस चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसको सिंबॉलिक हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, इस सिंबल को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। इसका बात हम लोग तब करेंगे जब किसी एरिया के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है, ये एक टुकड़ा है, पेज है, या कोई भी सरफेस है, इस सरफेस पे ऐसे चार्ज दिया हुआ हो, इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से इस सरफेस पे चार्ज दिया हुआ हो, और इस चार्ज का वैल्यू है मान लीजिए Q, और यहाँ पे इसका लेंथ L है और ब्रीथ इसका B है मान लीजिए। तो ऐसे जगह पे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सरफेस एरिया एग्जिस्ट करता हो। तो सिग्मा को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया।
चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। आप इस पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो क्यू बाई ए लिख सकते हो। ए का मतलब यहाँ एरिया है, और यहाँ पे अगर इसको हम लोग दिखाएं तो क्यू बाई एल इंटू बी हम लोग लिख सकते हैं। क्यू बाई एल इंटू बी से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अब इसका यूनिट का बात किया जाए, चार्ज बाई एरिया को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, क्यू बाई ए को सिग्मा बोलते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कैसे किए हम लोग, चार्ज पर यूनिट एरिया से हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसका यूनिट अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट क्या है इसका, तो यूनिट इसका हो जाएगा चार्ज का कूलम, एरिया का आप जानते हो मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर अगर कहीं दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है। अब उसी तरीका से मान लीजिए ये तीसरा चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग बोलते हैं। ये टर्म्स इस चैप्टर में अभी बहुत जगह यूज़ होगा, काम आएगा, इसलिए हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग दिखाते किस सिंबल से हैं, रो से। ये रो है सिंबल। अब इसका बात हम लोग तब करेंगे जब ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज दिया हुआ है जिसके पास वॉल्यूम है। जैसे मान लो ये स्फेयर है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फेयर है। स्फेयर, ये एक स्फेयर है। अब इस स्फेयर पे चार्ज दिया हुआ है, ऐसे मान लो इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर में, पूरे अंदर में इसके चार्ज ऐसे दिया हुआ है, और ये चार्ज का वैल्यू कितना है v, चार्ज का वैल्यू q है, और इसका वॉल्यूम मान लीजिए v है, इसका वॉल्यूम कितना है v है। तो इस जगह पे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लीनियर चार्ज का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज का मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और वॉल्यूम चार्ज का मतलब क्या हुआ, चार्ज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्यू बाई वी से आप इसको दिखा सकते हो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये स्फेयर था तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3πr³ होता है, उस तरीका से आप कैलकुलेट करके पुट करो। ये और दूसरा भी कोई शेप हो सकता था, जैसे ये क्यूब हो सकता था, क्यूबॉइड हो सकता था, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग होता है। लेकिन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ही हम लोग करेंगे, तब हम लोग को मिलेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके अंदर में टोटल चार्ज कितना है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अगर इसका यूनिट का बात किया जाए तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर है ये जो तीन डेफिनेशंस था, इन तीन डेफिनेशंस को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करते हो तो कर लीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है अपने पास, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, और आपके लिए थोड़ा सा ये डेफिनेशन नया टाइप का होगा, इसको समझने का ज़रूरत है। गॉस लॉ आगे पढ़ने के लिए ये सब ज़रूरी है। अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, इसको ए ऐसे दिखाते हैं हम लोग, एरिया वेक्टर। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि एरिया, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एरिया जो होता है किसी भी चीज़ का, वो एरिया होता है स्केलर क्वांटिटी। आपने 11th में बहुत सारे बुक्स में भी पढ़ा होगा कि एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन बेसिकली फिजिक्स में एरिया वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। एरिया को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी ही मानते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो ये कैसे है, इसको ज़रा समझने का ज़रूरत है। तो देखिए, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है। जैसे मान लो कि ये एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी हो सकता है, ये एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी आप ले सकते हो, ये एल है, यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड, और ये वाला साइड जो है वो इसका बी है, ये। अब अगर हम लोग नेमिंग कर दें कि ये कॉर्नर ए है, ये कॉर्नर बी है, ये सी है और ये डी है। अब अगर आपसे बोला जाए कि इसका एरिया निकालो, तो सबसे पहले एरिया का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग। तो एरिया वेक्टर अगर है तो ऐसे दिखा दिए, अब यहाँ पे मॉड में डाल देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो एरिया का मैग्नीट्यूड हमको अगर यहाँ पे लिखना है तो आप क्या लिखोगे, एरिया का मैग्नीट्यूड लिखोगे लेंथ इंटू ब्रीड्थ, लेंथ इंटू ब्रीड्थ, मतलब इसको ऐसे लिखोगे ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए डी आप लिखोगे इसको। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एल इंटू
बी के बराबर। ये आप फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो जूनियर क्लासेस से, ये फार्मूला आपने डिस्कस किया है, पढ़ा है आपने, और इसको यूज़ भी किया है बहुत सारी जगह पे। अब अगर ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता, अगर ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखा सकते हैं हम लोग। वेक्टर के फॉर्म में इस प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, जो ये प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है, ये प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो देखिए एरिया वेक्टर अगर हम लिखते हैं कि इसका एरिया वेक्टर इस रेक्टेंगल का कितना है, तो एरिया वेक्टर ए इज इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो ए बी, अगर इसको हम लोग मान ले कि एक ओरिजिन है ये ए पॉइंट पे, और यहाँ से एक ये वेक्टर है, तो ये ए बी वेक्टर, और यहाँ से ये वाला हो गया ए डी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट का सिस्टम जानते हो, आप इसको ऐसे लिखते, इसका मैग्नीट्यूड अगर यहाँ से आप लिखने चलोगे तो आप इसको ऐसे लिखते कि मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड इनटू ए डी का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही लिखोगे क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से, साइन थीटा, ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, साइन थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए बी एंड ए डी है, ए बी और ए डी के बीच का ये एंगल है जो यहाँ पे थीटा है। अब एंगल कितना है 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, ये थीटा 90 है, साइन 90 कितना हो गया 1। तो यहाँ पे ए बी इंटू ए डी का मॉड खाली बचा, ए बी का जो साइज है वो कितना है एल है, और ए डी का साइज कितना है बी है। तो ये फाइनली आता कितना है एल इंटू बी के बराबर ही आता है। ये साइन 90 कितना हो गया 1। अब आप पूछोगे कि आपने यही वाला काम यहाँ पे रिपीट करके दिखा दिया, लेकिन इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाया। तो अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन के लिए कंफ्यूज मत होइए, एक सिंपल सा रूल है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन कहीं पे भी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाकी एक तरीका बता दूंगा उससे आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते हो, जैसे कोई दो वेक्टर होता था क्रॉस प्रोडक्ट में, जैसे ये एक वेक्टर ए होता था और इधर एक वेक्टर बी होता था, ये एक वेक्टर बी होता था, तो डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता था, ए क्रॉस बी अगर आप निकालते थे, ए क्रॉस बी अगर आप निकालते थे तो ए की तरफ हाथ ले जाते थे और बी की तरफ फिंगर कर्ल करते थे हम लोग, ए से बी की तरफ। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है ऊपर, तो ये डायरेक्शन किधर हो गया ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन हुआ, ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ डायरेक्शन हुआ, ये वाला ये डायरेक्शन हुआ ऊपर की तरफ। अब अगर यही बी क्रॉस ए निकालना होता तो आप कैसे निकालते, बी की तरफ ले जाते हाथ ऐसे 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 ले जाते और ए की तरफ फिंगर को कर्ल करते, इस तरीके से फिंगर कर्ल होता है। थंब किधर पॉइंट करेगा इस केस में, नीचे की तरफ, तो ये डायरेक्शन किधर होता है, इस अंदर की तरफ। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी आप इसका डायरेक्शन दिखा सकते हो इस एरिया वेक्टर का। कैसे दिखा सकते हो, तो पहला वेक्टर कौन सा है ए बी और दूसरा वेक्टर कौन सा है ए डी। तो सबसे पहले ए बी क्रॉस ए डी अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो एक बी की तरफ ऐसे हाथ लेके ये ए बी वेक्टर की तरफ, और फिंगर कर्ल किधर कर रहे हैं ए डी वेक्टर की तरफ। तो ए बी से ए डी की तरफ कर्ल कर कैसे जा रहे हैं, थंब पॉइंट किधर कर रहा है ऊपर, मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो गया ये वाला डायरेक्शन। अगर हम लोग यहाँ पे मान लें, ऐसा नोटेशन हम लोग लेके चलें कि ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस है, और ये वाला जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस। अब आप जानते हो ये जेड एक्सिस किधर हो गया, ये जेड एक्सिस इधर हो गया ना, ऐसे बाहर की तरफ। ये जेड एक्सिस किधर हो गया, ये बाहर की तरफ हो गया। पेपर पे ऐसे दिखाते हैं हम लोग। तो ये एक्स का डायरेक्शन आई कैप का डायरेक्शन होता है, वाई का डायरेक्शन जे कैप का डायरेक्शन, और ये के कैप का डायरेक्शन है। अब सिंपल तरीका है यहाँ वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ कि ए बी क्रॉस ए डी, ए बी किधर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ए बी किधर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ए डी किधर है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ए बी एक्स एक्सिस ए डी वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और जब हम लोग फिंगर को कर करके ए बी से ए डी की तरफ ले जा रहे हैं, थंब बाहर की तरफ आ रहे हैं, बाहर की तरफ मतलब किसके डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में। और जेड के डायरेक्शन में हम लोग कौन सा यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, के कैप यूज़ करते हैं। तो यहाँ इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एल इंटू बी हो गया, इसके एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया एल इंटू बी, और डायरेक्शन किधर हो गया के कैप। अब आप पूछोगे कि अगर हम चाहते हैं तो ये एरिया वेक्टर को, ये जो यहाँ पे एरिया वेक्टर है इस रेक्टेंगल का, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए डी
क्रॉस ए बी भी लिख सकते हैं, ए डी क्रॉस ए बी भी यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसके लिए भी अगर डायरेक्शन दिखाना है आपको तो आप कैसे डायरेक्शन दिखाओगे? ए डी का मैग्नीट्यूड, ए डी का मैग्नीट्यूड कितना है? ए डी का जो मैग्नीट्यूड है, ए डी का मैग्नीट्यूड हो गया बी, और ए बी का मैग्नीट्यूड एल, तो बी इंटू एल, एल इंटू बी हो या बी इंटू एल, मैग्नीट्यूड तो सेम दिख रहा है, लेकिन डायरेक्शन इस केस में रिवर्स हो जाएगा। अब आप पहला वेक्टर कौन सा हो गया? ए डी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर कौन सा हो गया? ए बी वेक्टर। तो अब आपका हाथ ऐसे जाएगा, इस तरीक़े से, इधर जाएगा, इस तरीक़े से जाएगा हाथ, इस तरीक़े से, ए डी से ए बी की तरफ, ए डी से ए बी की तरफ। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? नीचे, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ पॉइंट करने का मतलब क्या हो गया? माइनस के कैप की तरफ है, तो आप इसका डायरेक्शन माइनस के कैप की तरफ भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चलता है। तो माइनस बी एल इंटू के कैप हो जाएगा यहाँ एरिया वेक्टर इस केस में, और यहाँ पे एरिया वेक्टर जो होता एल इंटू बी के कैप भी हो सकता है। मतलब इसका एरिया वेक्टर अगर हम लोग लिख रहे हैं तो एल इंटू बी के कैप भी लिख सकते हैं, और एल इंटू बी माइनस के कैप भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका एरिया वेक्टर आ रहा है वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है, या तो इधर या तो अंदर, या तो इधर या तो अंदर। तो किसी भी सरफेस का अगर आप एरिया वेक्टर लेते हो तो एरिया वेक्टर आप उसके नॉर्मल टू द सरफेस आप ले सकते हो। उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? नॉर्मल टू द सरफेस। तो अब आप यहाँ से ध्यान रखना कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा उस सरफेस के नॉर्मल होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका एरिया वेक्टर जो है ये इस सरफेस के नॉर्मल होगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस होता, ये एक सरफेस होता, ऐसा ऐसा एक सरफेस होता है। ये चाहे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा एक सरफेस होता है, ये इस तरीके का एक सरफेस है ये। अब इसका एरिया वेक्टर आपको दिखाना होता है, ये सरफेस का एरिया वेक्टर। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर अगर आप दिखाते तो इस सरफेस का नॉर्मल किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, तो ये इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। इस सरफेस का अगर एरिया वेक्टर आपको दिखाना है तो इसका नॉर्मल किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, तो ये डायरेक्शन होता है इसका एरिया वेक्टर का। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। लेकिन अब सरफेस यहाँ दो तरह के होते हैं, एक क्लोज सरफेस और एक ओपन सरफेस। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर आप एक बार ऐसे बाहर की तरफ ले लेते हो, ऊपर वाला नॉर्मल, तो पूरे क्वेश्चन के अंदर में आपको ऊपर वाला नॉर्मल ही एरिया वेक्टर लेके चलना है। अगर आप स्टार्टिंग में ही इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अंदर की तरफ वाला नॉर्मल लिख लिया आपने, इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ दिखा दिया है, तो आपको पूरे क्वेश्चन में अब जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, प्रॉब्लम कर रहे हो, उस प्रॉब्लम में आपको उस एरिया वेक्टर, इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अंदर की तरफ ही यूज़ करना है। मतलब एक बार क्वेश्चन शुरू किया आपने और डिसाइड कर लिया कि इसका एरिया वेक्टर ऊपर लिया मैंने या अंदर लिया, ऊपर लिया या नीचे लिया, तो अगर ऊपर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जब आप, तो उस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको स्टिक करना पड़ेगा कि आपका एरिया वेक्टर हमेशा ऊपर की तरफ हो। या अगर आपने स्टार्टिंग में ही एरिया वेक्टर अज्यूम कर लिया इसमें नीचे की तरफ, नीचे वाला नॉर्मल, तो आप पूरे क्वेश्चन में अंत तक नीचे वाले नॉर्मल को ही कंसीडर करोगे। एक ही क्वेश्चन में आप दो एरिया वेक्टर नहीं ले सकते हो। अगर मैंने एक बार इसका एरिया वेक्टर ऐसा लिख लिया एल इंटू बी के कैप, तो अब पूरे क्वेश्चन में इसका एरिया वेक्टर मैं क्या लेके चलूँगा? एल इंटू बी के कैप। अगर मैंने स्टार्टिंग में ही जब क्वेश्चन करना शुरू किया और इसका सरफेस का एरिया वेक्टर मैंने लिख लिया माइनस बी इंटू एल कैप, माइनस बी इंटू एल के कैप, तो ये पूरे क्वेश्चन में माइनस बी एल इंटू के कैप में मैं यूज़ करूँगा, दूसरा कुछ मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो एक ही डायरेक्शन पे स्टिक करूँगा। तो अब यहाँ से कुछ क्लियर होगा, आपको आइडिया लगा होगा कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के हमेशा नॉर्मल होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अब देखिए आप यहाँ पे इस जगह पे अगर हम लोग बात करें कि दो तरह के सरफेसेस होते हैं। ये सरफेस जो हम लोगों ने देखा, ये जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ये सब जो सरफेस होता है ये सब सरफेस ओपन सरफेस बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल मैंने ले लिया, ये सर्कल,
ये सर्कल ले लिया। अब देखो, अगर इसका रेडियस बोल दिया जाए कि आर है, इस सर्कल का रेडियस आर है, और आपसे बोला गया कि इसका एरिया वेक्टर लिखो, इसका एरिया वेक्टर की क्या होगा इसको लिखो। तो एरिया वेक्टर आपको लिखना है, तो आप जानते हो इसका एरिया का मैग्नीट्यूड सबसे पहले लिखोगे। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया इसका पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया वेक्टर लिखने के लिए। अब आप देखोगे कि उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक ये हो सकता है बाहर की तरफ, और एक हो सकता है ऐसे अंदर की तरफ। तो अब इस नॉर्म के हिसाब से अगर हम चलें, तो इस वाले बाहर के दिशा को हम लोग प्लस के कैप बोल रहे हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और अंदर के दिशा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइनस के कैप, वो माइनस जेड एक्सिस हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप दोनों में से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। इसका एरिया वेक्टर किधर दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे दिखाई दे रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है, के कैप का डायरेक्शन है। तो आप यहाँ पाई आर स्क्वायर इंटू के कैप लिख सकते हो, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। अगर आपको मर्जी है तो आप यहाँ अंदर वाला भी डायरेक्शन, वो भी नॉर्मल डायरेक्शन है इसका, उसको भी अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो ये हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर, के कैप भी आप यूज़ कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी आप इसका एरिया वेक्टर लिख सकते हो। अब वैसे ही मान लीजिए कि ऐसा ऐसा कुछ सर्कल दे दिया जाए, इस तरीके का सर्कल। अब ये जो सर्कल है, आपको मालूम होगा कि ये जो सर्कल है, इसका एक फेस इधर है, एक फेस इधर है, और एक फेस इधर है। ये जो सर्कल था ये ऐसे था, इसका एक फेस ऊपर था और एक फेस नीचे था। लेकिन ऐसे अगर सर्कल ड्रॉ किया जाता है तो इसका मतलब क्या है, एक फेस इधर है और एक फेस इधर है। तो अब इसका रेडियस अगर बोल दिया जाए कि इसका रेडियस आर है, इसका एरिया वेक्टर लिखो, इसका एरिया वेक्टर लिखिए। तो एरिया वेक्टर अगर इसका आप लिखते हो एरिया वेक्टर, तो देखिए इसका एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अगेन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन दिखाना है हम लोगों को। तो देखो इसका एक फेस किधर है, ऐसे इस सर्कल को आप देखिए अपनी तरफ से, इसका एक फेस इधर है और एक फेस इधर है। ये वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ अपने नोटेशन के हिसाब से ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, जे कैप का डायरेक्शन है, जे कैप, जे कैप। और इस फेस पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे इस फेस पे, तो ये डायरेक्शन आ रहा है, ये डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन, ये माइनस जे कैप का है। तो आप यहाँ पे इस एरिया वेक्टर को जब लिखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ जे कैप लगा दिया मैंने, डायरेक्शन दिख गया इसका। अगर आपको ज़रूरत है तो आप माइनस भी यूज़ कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर जे कैप भी लिख सकते हो माइनस लगा के। तो एक बार डायरेक्शन आप ये ऊपर अज्यूम कर सकते हो, और एक बार डायरेक्शन आप किधर अज्यूम कर सकते हो, ऐसे नीचे अज्यूम कर सकते हो, इस तरीके से। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत, कि एरिया वेक्टर हम लोग लिखते कैसे हैं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं। तो बेसिकली यहाँ एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा उस सरफेस के, जिस सरफेस का एरिया वेक्टर आप लिख रहे हो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब आप आउटवर्ड लो या इनवर्ड लो, एक क्वेश्चन में आपको एक ही डायरेक्शन लेके चलना पड़ेगा। आप जो भी चाहो आप लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग क्लोज सरफेस के लिए। जैसे कि फॉर क्लोज सरफेस, ये सब सरफेस ओपन सरफेस था, सर्कल हो, ये रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, ये सब ओपन सरफेस है। अगर सरफेस क्लोज्ड है, फॉर क्लोज्ड सरफेस, सरफेस अगर क्लोज है, जैसा कि ये वाला सरफेस, ये मान लीजिए कि एक क्यूब है या क्यूबॉइड है, दोनों में से कुछ भी आप, क्यूबॉइड या क्यूब, दोनों में से कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये कि इसका एरिया वेक्टर अब हमको लिखना है। तो इसका जब एरिया वेक्टर हम लोग लिखते हैं ऐसे क्लोज सरफेस का, तो क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है। अब इस सरफेस, ये सरफेस मान लो कि ये एल है, ये बी है और ये एच है, एल बी एच, क्लियर दिख रहा होगा शायद, एल बी और एच। अब अगर हम लोग इस सरफेस का, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर लिख रहे हैं, तो इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, अगर ऐसे देखिएगा तो ये सरफेस ऐसे है। अब इसका दो परपेंडिकुलर हो सकता है, एक परपेंडिकुलर ये बाहर की तरफ ये वाला, ये परपेंडिकुलर, और एक परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है। इस वाले सरफेस की बात की जाए, इस वाले सरफेस की,
तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये आउटवर्ड नॉर्मल है, ये आउटवर्ड परपेंडिकुलर है। तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर ही हमेशा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है अगर सरफेस क्लोज है तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इस तरफ। अब उसी तरीका से ये सरफेस ऊपर वाला, ये ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर आपसे बोले कि दिखाओ, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऐसे ऊपर हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल। इस पीछे वाले सरफेस का, इस पीछे वाले का, ये इस पीछे वाले सरफेस का अगर एरिया वेक्टर आपको दिखाना है तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, ऐसे इधर हो जाएगा। इस नीचे वाले सरफेस का अगर एरिया वेक्टर दिखाना है तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरीका से हो जाएगा। आउटवर्ड नॉर्मल ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है अगर सरफेस क्लोज है तो। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये स्फेयर है, सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, इस स्फेयर का एरिया वेक्टर अगर आपको दिखाना है तो किसी भी पॉइंट पे आप दिखा रहे हो, जैसे इस पॉइंट पे दिखा रहे हो तो हमेशा ये आउटवर्ड नॉर्मल, ये बाहर की तरफ नॉर्मल, ऐसे इस पॉइंट पे दिखा रहे हो तो ऐसे बाहर की तरफ एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पे दिखा रहे हो तो बाहर की तरफ नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए अगर ये स्फेयर है तो क्लोज जो सरफेस होते हैं, क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है, बाहर की तरफ वाला नॉर्मल होता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया था ये वाला, इसमें अगर इस वाले सरफेस का ये एरिया वेक्टर दिखाना है तो देखो ये वाला लंबाई कितना है, बी है, और ये वाला लंबाई कितना है, एच है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एच, इस वाले सरफेस का इसका एरिया कितना हो गया, बी इंटू एच। और ये जो डायरेक्शन है इसके हिसाब से अगर मूव करे तो ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप, तो यहाँ लगा देंगे आई कैप, बी इंटू एच आई कैप, बी एच आई कैप, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा इस वाले का। समझ में आ रहा है ये। अब उसी तरीका से अगर आप ये ऊपर वाला सरफेस है, ये ऊपर वाला है, इस ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर अगर आप लिखना चाहते हो तो देखो ये वाला लंबाई कितना है, एल, ये वाला कितना है, एल, और ये वाला कितना है, बी। तो इसका एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, एल इंटू बी, तो इसके एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया एल इंटू बी। और ये ऊपर का डायरेक्शन, ये ऊपर का डायरेक्शन यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है, जे कैप का डायरेक्शन है, तो एल इंटू बी इंटू जे कैप आप दिखा सकते हो ऐसे। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो होता है हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। लेकिन अगर क्लोज सरफेस होता है जैसा कि स्फेयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड, तो वो हमेशा जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा। जिस सरफेस के लिए आप काम कर रहे हो, जिस पॉइंट पे आप काम कर रहे हो, उस पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे, और वही नॉर्मल उस सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दे देता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि एरिया वेक्टर होता कैसे है और इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आगे जो गॉस लॉ के जो टॉपिक्स हैं, गॉस लॉ क्या है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।